प्रिय संबंधियों, सभी शुभ चिंतकों, वैसे आज का सत्र में किसी अन्य विषय कौन सा वृक्ष कितना लाभकारी है, उससे किस तरह से जो वनवासी गांव है वे लाभान्वित हो सकते हैं, इस विषय में बात करना चाह रहा था, आर्थिक विश्लेषण करना चाह रहा था। किंतु मैंने पाया कि आज एक नया विषय आपके सामने रखूं जो शायद आप उससे भली भांति परिचित नहीं है। कुछ खास लोग ही इस बारे में जानते हैं कि जिस तरह से हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और उन्हीं 5 तत्वों में हमारा शरीर विलीन हो जाता है। ये 5 तत्व हैं धरती, आकाश, वायु, अग्नि और आकाश। समस्त प्राणीगण जो प्राणियों का समूह है और लगभग हर जीवित प्राणी हो उसे इन्हीं 5 तत्वों में विलीन होना पड़ता। प्राणी को हम अक्सर ये जानते हैं कि जो चलते फिरते प्राणी है वो प्राणी है, मगर जिनमें भी प्राण है अर्थात घास जिसे हम दूबा कहते हैं उसमें भी प्राण होता है, और जो वृक्ष होते हैं उनमें भी प्राण होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तथ्य को जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को वैज्ञानिक तरीके से साबित किया था कि जो वृक्ष हैं, जो वनस्पतियां हैं, ये भी हमारी तरह से कभी खुश होती हैं, कभी ये दुखी होती है, और इनका जो भी इनके अंदर स्पंदन होता है उसे आप नाप कर ये महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कि जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, जो वन हैं, इनमें भी जीवन है। और ये भी उसी तरह से जैसे मान लीजिए इनको खाना खाना है तो सूर्य की रोशनी जिसे हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं उसे ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके जो है और उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये बाहर निकाल देते हैं। तो वातावरण इस तरह से ये शुद्ध करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को और एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी जगह दिन के समय पे ये हमारे वातावरण में ऑक्सीजन फैला देते हैं। और इसी कारण हम इनका वृक्षारोपण कर रहे हैं कि कार्बन को कैसे ये ना केवल कम करें मगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से किस तरह से वातावरण को ऑक्सीजन देकर ये हमारे लिए प्राणवायु जैसे कहते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मगर हम बहुत अल्प मात्रा में ही ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं क्योंकि हमारा शरीर एक वृक्ष की तुलना में बहुत छोटा है। और अगर हमारे चारों तरफ वृक्ष लगे हैं तो वो हमारी जरूरतों को तो पूरा कर भी देते हैं। और वायुमंडल में क्योंकि ये तो सर्वत्र फैला हुआ है तो न केवल स्थानीय मगर पूरे भारतवर्ष में अगर जंगल लगे हो तो पूरे भारतवर्ष का जो ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में ये वृक्ष पैदा कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा कि हमें जो तत्व या जो शक्ति संचालित करती है वो आकाश है। हमारा मस्तिष्क किसी न किसी तरह से, जिसे हम कहते हैं, हमारी जन्मपत्री को देख के बताते हैं कि इसका गुरु अच्छा है, इसका मंगल अच्छा है, राहु केतु खराब है, शनि खराब है, शुक्र अच्छा है। ये सब ये जो जन्मपत्री बनती है उसमें जो 12 स्थान होते हैं उस स्थान को निर्धारित करके और किस डिग्री में कौन सा ग्रह उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, यह सब जानकर हम उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर पाते हैं। ये भारतीय पद्धति, ये ज्योतिष की पद्धति आज से नहीं हजारों साल से चल रही है। इसी के अनुसार हमारे यहाँ के जो पंचांग बने हुए हैं उसमें ये पूरा वो रहता है और उसमें आप एक पाएंगे कि किस नक्षत्र से हमारा कौन सा ग्रह उस समय जुड़ा हुआ था। नक्षत्र एक बहुत ही विशाल दूरी पर स्थित ये नक्षत्र होते हैं। ग्रह तो हमारे सूर्यमंडल के ही ग्रह हैं। बुध सबसे नजदीक है, मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, ये सब तो हमारे ग्रह तो हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, मगर नक्षत्र जो इन ग्रहों को संचालित करते हैं, जो इन ग्रहों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, ये बहुत दूर हैं। मुझे ऐसा आज तक कोई चार्ट नहीं मिला, कोई ऐसा एनालिसिस नहीं मिला
कि कौन सा नक्षत्र कहाँ है, अर्थात किस मिल्की वे में है, किस गैलेक्सी में है, कम से कम मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस मामले में अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता हूं। उसी तरह से जो वृक्ष है ये भी अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए और नक्षत्रों से इनका कोई संबंध है। नक्षत्र वाटिका अगर आप इसको सर्च करें, मेरे पास में अधीक्षक राजकीय उद्यान चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज का एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन सा वृक्ष किस नक्षत्र के साथ में इसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब जैसे हमारे शरीर का जो मस्तिष्क है वो ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों के साथ भी जुड़ा होता है, इसी तरह से ये वृक्ष भी जिनके अंदर प्राण है, जब तक इनके साथ में प्राण होते हैं ये उन नक्षत्रों को भी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एमआरआई की जो एक तकनीक है जिसमें दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हमें मस्तिष्क का वो जो है ना 3D एक प्रकार से एक्सरे करके जो है ना उसका चित्रण कर देते हैं कि हमारे शरीर में मस्तिष्क हमारा ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहीं पे अल्सर पैदा तो नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजें तो एमआरआई में हो जाती है, मगर हमारा मस्तिष्क किस नक्षत्र से या किस ग्रह से संबंधित है ऐसी कोई अभी तक साइंटिफिक डिवाइस नहीं बनी है जो हमारे दिमाग से निकलने वाली तरंगों को भांप सके, जान सके, और इस तरह से हम दूसरे ग्रहों से या ग्रहों के बदलने के कारण जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट या एक फील्ड क्रिएट होता है वह कहां से संचालित हो रहा है। अगर यह ऐसे यंत्र बन जाएं तो हम जान पाएंगे कि ग्रहों का और नक्षत्रों का हमारे जीवन पर पूरे प्राणी मात्र जिसमें वृक्ष भी शामिल हैं वे किस तरह से वहां से संदेश ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ से संदेश भेज रहे हैं। क्या संदेश भेज रहे हैं अगर यह हम जान पाए तो शायद उन नक्षत्रों में रहने वाली सभ्यताएं जो हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कि कहीं गोलोक है, कहीं शिवलोक है, कहीं ब्रह्मलोक है, शायद हम वहां तक अपने संदेश पहुंचा सकेंगे। यहाँ से संदेशों का आदान प्रदान, क्योंकि आज की तारीख में पूरी वैज्ञानिकों की जो खोज का एक कह लीजिए कि ओरिएंटेशन स्पेस में कम से कम कि हमारी जैसी कोई सभ्यता कहीं पर है क्या। पूरा ब्रह्मांड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से भरा पड़ा है और वैज्ञानिक जानते हैं कि ये करंट कभी कभी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और कई बार हम देखते हैं कि कुछ कहानियां भी हो सकती है, फिक्शन भी हो सकता है कि उड़नत स्त्रियां हमारे यहाँ आती हैं, जो ऐसे प्राणी कई बार कहते हैं लोग हमने देखे हैं जो इस हमारे लोक के नहीं है, यानी किसी एलियन की उपस्थिति की चर्चा भी हमारे यहाँ की जाती है। ये गॉसिप है या सच्चाई है, कम से कम मुझे इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। परंतु ये जो नक्षत्र वाटिका है और इनका अस्तित्व क्या है, इसमें लगभग 27 ऐसे वृक्ष बताए गए हैं जिनका संबंध विभिन्न नक्षत्रों से है। अर्थात ये वृक्ष जो आज खड़े लहला रहे हैं इनके जरिए वृक्ष यहाँ पर क्या हो रहा है और वहां से इन्हें क्या संदेश मिल रहे हैं इसके बारे में हम जानते नहीं है, मगर ये एक प्रकार के एंटेना है। एंटेना का मतलब जैसे कभी हमारे यहाँ जब रेडियो प्रसारण होता था तो उसका एंटेना होता था, बाद में टीवी का भी एंटेना होने लगा है, मगर आजकल जो सैटेलाइट के माध्यम से जो भी दूरसंचारण के उपकरण हैं वे संदेशों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, मगर हमारे तक पहुंचाने के लिए उन संदेशों को एकत्रित करके फिर केबल के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचाया जाता है या आसपास के किसी टावर से ये जो भी हमारे मोबाइल हैं और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन तक जो है ना ये रेडियो सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल को ये हम तक पहुंचाते हैं। तो हम पाएंगे कि ये वृक्ष न केवल जीवित हैं, इनमें प्राण है, जैसा जगदीश चंद्र बसु ने आज से बहुत समय पहले यह बात बताई थी कि इनमें भी जो भावनाएं हैं
पशुओं की भावनाएं तो सब जानते हैं कि गाय जब खुश होती है तो क्या करती है, जब शेर दहाड़ता है तो अगर भूखा होता है तो वह अलग तरह से दहाड़ता है, उसका पेट भरा होता है तो अलग तरह से दहाड़ता है। आप कह सकते हैं कि जो जल के प्राणी हैं, मछलियां हैं और दूसरे तरह के प्राणी जो समुद्र में या नदियों में पाई जाती है, वे भी इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। वे भी ऑक्सीजन एक अलग माध्यम से, उनके गलफड़े जो होते हैं उनसे वो ऑक्सीजन लेके, मगर ऑक्सीजन हर प्राणी के लिए, चाहे वह धरती के ऊपर हो या जल के अंदर हो, हर किसी को बहुत कम मात्रा में और किसी को बहुत अधिक मात्रा में। जैसे व्हेल मछली है, जब वो बाहर आती है तो बहुत सारा जल जो है वो अपने पेट में जो या उसके गलफड़े होते हैं उसमें समय समय पर उसको आके जो है ना उस जल को बाहर निकाल देना पड़ता है, और जब वो बाहर निकल जाता है तब फिर से वो डुबकी मार के समुद्र के अंदर चली जाती है, और फिर घंटों तक जो है ना वह ऑक्सीजन जब उसकी खत्म होती है तो फिर बाहर आती है, और फिर पूरे पानी की जब वो बाहर निकलती है वो फुहार उसकी जो कई फीट ऊपर तक जाती है, उसी से नाविक पहचान लेते हैं कि इस जगह पर व्हेल मछली है, अन्यथा वे यह जान ही ना पाए। कहने का मतलब है कि इस सृष्टि का जो सबसे भारी अगर कोई प्राणी है वो व्हेल मछली है, और वह भी बिना ऑक्सीजन के नहीं जिंदा रह सकती। ये भी 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, इसे जलाया नहीं जाता, कुछ नहीं होता, मगर इसके जल के अंदर ही इसको समाधि लेनी पड़ती है, और बाद में ये वहीं पे इसका शरीर सड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है, और बाद में हम जीवाश्म के माध्यम से मालूम कर लेते हैं कि कितने हजार साल पहले यह मछली यहाँ पे पाई जाती थी। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। वनों के महत्व को इस अध्याय में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय में आपके सामने जो आज सामने रखना चाहता था, क्योंकि अगर ये वृक्ष संदेशों को ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ से अगर कोई संदेश भेज रहे हैं, अगर ऐसी कोई मशीन हो जाए, मिल जाए, ऐसा कोई वैज्ञानिक उपकरण अगर हमें मिल जाए, उसका आविष्कार कर ले कि वो किस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे क्या संदेश भेज रहे हैं, अलग अलग वृक्ष किस तरह से इन नक्षत्रों से संवाद कर रहे हैं, वहां से संवाद ले रहे हैं, वे क्या संदेश भेज रहे हैं, अगर हम इसको डिकोड कर पाए तो ये एक बहुत बड़ी हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि होगी। इस दिशा में आज की तारीख में कोई प्रयास किसी भी विदेशी और देशी, यानी हमारे देश के अंदर और देश के बाहर, इस तरह की कोई खोज नहीं की जा रही है। हम अंतरिक्ष में केवल ऐसी प्रयोगशालाएं भेज रहे हैं या दूरबीन भेज रहे हैं, जैसे हबल है, और दूसरी अभी एक नया सैटेलाइट लॉन्च की गई है जो दूर दूर तक ब्रह्मांड के जो स्थान हैं उनको चिन्हित करके एक प्रकार से अभी हम मैपिंग का कार्य ही कर रहे हैं। मगर मुझे यह प्रयास सुनकर सफल होगा, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। कम से कम इसकी आज तो हमें नहीं मालूम इसकी बाउंड्री क्या है। जिस दिन हम ये बाउंड्री मालूम कर लेंगे, शायद वह वैज्ञानिक उपलब्धि का आखिरी कार्य होगा, क्योंकि उसके बाद कोई चीज शेष रह ही नहीं जाएगी। वहां तक पहुंचने के पहले हमें ये ब्रह्मलोक, गोलोक, विष्णुलोक, सतलोक, इन सब युगों के पार जाना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको मालूम पड़ पाएगा कि इसकी सीमाएं क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे वन हैं उन्हें केवल वन मत समझ लीजिए, वे एक महत्वपूर्ण संदेश वाहक हैं। वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ इन्हें सुरक्षित रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि आज अगर ये वृक्ष एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, तो हम इन सभ्यताओं के साथ में जो संपर्क का साधन है वो भी खो देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में यहाँ की जलवायु के कारण, यहाँ की मिट्टी के कारण सबसे अधिक वनस्पतियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तरह तरह के जो जंगल हैं वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। बाकी दूसरे देशों में भी जंगल होते हैं, मगर उनमें वह विविधता या डाइवर्सिटी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है।
हमारे यहाँ ठंडी से ठंडी जगह है, गर्म से गर्म जगह है, सबसे अधिक वर्षा वाले जंगल भी है, जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है वहाँ के जंगल भी है। तो भारत एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकृति के दिए हुए वरदान की तरह हमारे यहाँ प्रकृति ने अपनी एक प्रयोगशाला बना के दी। हो सकता है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, जो हमारे ऋषि मुनि है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो चार्ट बना हुआ है 27 तरह के वृक्षों का, उन्होंने तो यह मालूम कर लिया था कि किस वृक्ष का किस नक्षत्र से संबंध है, तभी ये तालिका बन पाई है। ये किसी वैज्ञानिकों की खोज नहीं है, ये हमारे प्राचीन ज्ञान की खोज है, हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। अर्थात उन्हें तो मालूम था कि कौन सा वृक्ष किस नक्षत्र से संबंधित है और उसके बीच में क्या संदेश का आदान प्रदान हो रहा है। तभी तो हम आज की तारीख में कहते हैं कि इतने लोग हैं, इतने नक्षत्र हैं, और कौन सी राशि, कौन से ग्रह और किस नक्षत्र के साथ हमारा जन्म हुआ। हमारी जन्म पत्री में यह पूरा इसका उल्लेख होता है कि किस नक्षत्र में हम पैदा हुए। उस समय जो ग्रह है उसको, जो यहाँ पे सोलर सिस्टम या सूर्यों का जो समूह है ग्रहों का, उस समय कौन सा ग्रह उदित हो रहा था, कौन सा अंत हो रहा था, कौन उस समय उच्च था, कौन सा मार्गी था और कौन सा मार्गी नहीं था। हर ग्रह मार्गी नहीं होता, केवल कुछ ग्रह हैं ऐसे बहुत भारी, जैसे बृहस्पति है, शनि है, और कुछ ग्रह हैं जो मार्गी होते हैं, यानी कभी आगे चलते हैं, कभी स्थिर हो जाते हैं और कभी वक्री हो जाते हैं। ये सब जो है ज्ञान ज्योतिष का, ज्योतिषी लोग ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। मुझे तो बहुत, जैसे कहते हैं कि प्रारंभिक ज्ञान ही है, परंतु आप कह सकते हैं कि पंडित होने के कारण मैं इसका कुछ प्रारंभिक ज्ञान अवश्य रखता हूँ, और इसी कारण आज का सत्र में आपको समर्पित करना चाहता था कि इन्हें वृक्षों को केवल वृक्ष मत समझ, इनमें जीवन है, और जिस तरह से हम 5 तत्वों से मिलके बने हैं और आकाश हमको संचालित कर रहा है, उसी तरह से ये वृक्ष भी 5 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, और ये एक एंटेना के रूप में अलग अलग लोग से संदेश ले रहे हैं, उन्हें संदेश दे रहे हैं। हमारा एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च का, कि हम उन फ्रीक्वेंसीज को जान पाए, समझ पाए कि कौन सा वृक्ष किस तरह की विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों को आकाश में भेज रहा है। अगर हम यह जान पाएंगे तो एक न एक दिन हम उसे डिकोड करने का भी प्रयास कर पाएंगे, और पृथ्वी पर बैठे बैठे फिर हमें स्पेस क्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें उससे बहुत आगे के जो सभ्यताएं हैं उनके साथ हम आसानी के साथ में अपना संपर्क भी स्थापित कर पाएंगे, उनके संदेशों को डिकोड कर पाएंगे, और उसी भाषा में उन्हें डिकोड करके हम यहाँ से अपना संदेश वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था कर पाएंगे इन्हीं वृक्षों के माध्यम से। मगर वे वैज्ञानिक उपकरण होंगे जो सिमिलर टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जो होती है, उसको किसी आधुनिक यंत्र के तरह हम उसको भेज पाएंगे। आशा है ये जो एक छोटा सा मैंने डिविएशन किया है आप तक यह एनालिसिस पहुंचाने के लिए कि जगदीश चंद्र बसु ने तो केवल एक ही तथ्य की खोज की थी कि वृक्षों में भी प्राण है, उनकी भी प्रसन्नता होती है, दुखी होते हैं वो। अब इसके आगे हमें जगदीश चंद्र बसु के प्रयोग को आगे बढ़ाकर, जो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ऐसी मशीनें, ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बनाने होंगे जो इन वृक्षों से निकले हुए संदेश हैं उसको डिकोड कर सके। मगर उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारा मस्तिष्क भी जिस तरह से ग्रहों से प्रभावित होता है, अगर हम इसको भी डिकोड कर पाए तो वैज्ञानिकों के लिए यह एक बहुत महान योगदान होगा, मानना केवल मानवीय जीवन के लिए मगर पूरी पृथ्वी के लिए। क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी पृथ्वी रो रही है, करा रही है कि किसी तरह इसमें जो जीव जंतु हैं उन्हें बचा लो। जलवायु परिवर्तन आज सबसे बड़ा चिंता का विषय है,
और इस कारण से हम जगह जगह पर जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, यह एक सराहनीय प्रयास है। देर आयत दुरुस्त आयत, मगर अब यात्रा यहाँ से वैज्ञानिक खोज की इसका शुभारंभ किया जाना चाहिए। यदि यह हमारे ही देश में चालू किया जाए तो हमारे लिए यह गर्व का विषय होगा कि वी आर द फर्स्ट नेशन हु कमिटेड हर साइंटिफिक टैलेंट फॉर दिस पर्पस। सो मैं चाहूंगा कि भारत के वैज्ञानिक इस ध्वजा को, भारत की ध्वजा को, सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं वैज्ञानिक तरीके से और देश को गौरवान्वित करें। धन्यवाद।